ए बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर पर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे करेक्शन करना है, सिर्फ हाइट होगी 4.9 मीटर, ठीक है। हिट से हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो यहाँ करेक्शन कर देते हैं, ये पर सेकंड नहीं बनेगा। हिट से हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ ई इज इक्वल टू 3/4 देन द बॉल विल हिट द सरफेस सेकंड टाइम आफ्टर, दोबारा कब हिट करेगी समझना है, ढंग से देखना है क्या सिचुएशन है। मान ली एक सरफेस है और एक बॉल यहाँ से हिट कर रही है, किसी हाइट से बॉल को आपने गिराया है, तो ये जो हाइट दी है आपको, ये एच हाइट है और ये होगी 4.9 मीटर्स, ठीक। तो यहाँ कोलाइड करेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 3/4 है, तो ये दोबारा जब रिबाउंड करेगी, दोबारा ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी, तो कितना टाइम और लगेगा इसको, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगेगा, ठीक। तो ज़रा समझिए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है इसको टी, और ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तब ये रिबाउंड करेगी तो ऊपर तक जाने का जो टाइम होगा, ऊपर तक जाने का ये जो टाइम होगा वो ई इंटू टी होगा, और वापस आने का टाइम भी ई इंटू टी होगा। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम आया वो 2e टाइम्स टी के बराबर आ जाएगा, ठीक। फिर जब वो हिट करेगा फिर दोबारा रिबाउंड करेगा, तो अब जो जाने का टाइम होगा वो ई स्क्वायर टी होगा, और वापस आने का भी टाइम ई स्क्वायर टी होगा। तो तीसरी बार जब कोलिजन होगा, दूसरे कोलिजन और तीसरे कोलिजन का टाइम जो होगा वो 2e स्क्वायर टी हो जाएगा। जब फिर से रिबाउंड करेगा, अब जो जाने का टाइम होगा ई क्यूब टी होगा, और आने का भी टाइम ई क्यूब टी होगा, तो तीसरे कोलिजन और चौथे कोलिजन का जो टाइम होगा वो 2e क्यूब टी के बराबर हो जाएगा, ठीक। पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम 2e है, दूसरे और तीसरे का टाइम 2e स्क्वायर टी है, तीसरे और चौथे का टाइम 2e क्यूब टी है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक। तो आपको जो टाइम पूछा गया है वो होगा 2e टी, तो ये बनेगा 2e कितना आपका 3/4, और ये जो t टाइम था वो पहली बार में ऊपर से नीचे आने का टाइम था, तो वो होगा √2h/g। h की वैल्यू है 4.9 और g हम ले लेते हैं इसमें 9.8, तो वो होगा 1 सेकेंड। तो फाइनल आपका आंसर आया 3/2 सेकेंड्स, मतलब 1.5 सेकेंड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A disc of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की, एक डिस्क है इस तरह से, इसको इसका कुछ मास दिया है, एक डिस्क है इसका कुछ मास दिया है, स्मॉल एम मास या कैपिटल एम इसका मास मान लेते हैं, तो इसका वेट लग रहा होगा mg। तो ये नीचे गिर क्यों नहीं पा रही है, नीचे इसलिए नहीं गिर पा रही है कि नीचे से जो मार्बल्स हैं वो हम लगातार हिट कर रहे हैं, और ये मार्बल्स जो हैं वो उस डिस्क को जाके हिट कर रही हैं, जिसकी वजह से डिस्क जो है वो नीचे नहीं गिर पा रही है। जैसे नीचे गिरने को आती है, नीचे से ये हिट हो जाती हैं जाके, फिर वो ऊपर फ्लोट कर जाती है, फिर वापस नीचे आएगी, फिर नीचे से, तो लगातार हिटिंग चल रही है, लगातार आप किसी को हिट करके उसी एक पर्टिकुलर हाइट पे आपने सस्टेन करके रखा है। और ये जो मार्बल्स हिट कर रही हैं, इन एक का मास m है और n मार्बल्स हिट कर रही हैं पर सेकेंड, और कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही हैं, v वेलोसिटी से। कोलिजन जो है, पूछ रहे हैं कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, कैसे लिखा है उन्होंने, एज्यूम दैट द मार्बल स्ट्राइक द डिस्क नॉर्मली एंड रिबाउंड डाउनवर्ड्स विद द सेम स्पीड। तो कोलिजन इलास्टिक है, जिस स्पीड से हिट जा रही है उसी स्पीड से रिबाउंड करके वापस आ जा रही हैं। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, जो फोर्स लगेगा, तो जो मार्बल्स की हिटिंग की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ होगा वो हुआ होगा 2nmv। जब रिबाउंड होती है सेम स्पीड से तो जो फोर्स होता है वो 2nmv होता है। n क्या है, n है नंबर ऑफ मार्बल्स पर सेकेंड, m है एक मार्बल का मास, और v है वेलोसिटी ऑफ हिटिंग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग। और ये फोर्स कम से कम इतना होना चाहिए ताकि उस डिस्क के वेट को बैलेंस कर ले, तो ये कैपिटल mg के बराबर होना चाहिए। तो आपसे बस वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी कैपिटल mg अपॉन 2nm। सारी वैल्यू डालिए और आप सॉल्व कीजिए और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्लियर। जी की वैल्यू 9.8 डालना, आंसर्स देके ऐसा लग रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 से आंसर आएगा। A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity 1200 meter per second. A man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second at most? ठीक है, तो अगर n बुलेट्स फायर हो रही हैं, हर बुलेट का मास m है, n बुलेट्स फायर हो रही हैं, हर बुलेट का मास m है, v वेलोसिटी से जा रही हैं, तो जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा गन पे वो आपका लगेगा nmv के बराबर। और मैक्सिमम फोर्स जो पर्सन सस्टेन कर सकता है वो है 144 न्यूटन। तो कितनी बुलेट्स पर सेकंड वो फायर कर सकता है, तो n आपसे पूछा गया है। एक बुलेट का मास दिया 40 ग्राम यानी 40 अपॉन 1000 kg,
और वेलोसिटी दी है बुलेट की 1200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि एक सेकंड में वो पर सेकंड मैक्सिमम कितनी बुलेट फायर कर सकता है। तो ये ज़ीरो, ये तीनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और 12 4 जा 48, तो एन जो आपका आया वो आया 144/48। तो ये कैंसिल आउट होकर आएगा 3, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी बुलेट्स पर्सन फायर कर सकता है? 3 बुलेट्स, 3 से ज़्यादा नहीं। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A straight rod of length capital L has one of its end at the origin and the other at x is equal to L। एक स्ट्रेट रॉड है, लेंथ L है, उसका एक एंड तो ओरिजिन पे और दूसरा एंड जो है वो L पे, और जो मास पर यूनिट लेंथ दिया यानी लीनियर मास डेंसिटी दी है AX, x का फंक्शन है लीनियर मास डेंसिटी। पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये x एक्सिस है और इस पे ये रॉड रखी हुई है। L लेंथ की रॉड है, एक एंड ओरिजिन पे, तो एक एंड x इज इक्वल टू 0 है और एक एंड x इज इक्वल टू L है। लेकिन इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है मास पर यूनिट लेंथ, वो कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो x का फंक्शन है AX। यानी यहाँ पे रॉड जो होगी, इस रीजन में रॉड हल्की होगी, फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी रॉड और हैवी और हैवी और हैवी होती जाएगी, और यहाँ पे रॉड बहुत ज़्यादा हैवी होगी। तो सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास मिड में नहीं होगा, मिड के आगे ही होगा। तो L/3 तो आंसर बनेगा नहीं, L/2 भी आंसर नहीं बनेगा। मिड से अगर रॉड यूनिफॉर्म होती तो सेंटर ऑफ मास मिड में होता है। अब ये रॉड जो है ना, ये वाला हिस्सा हल्का और ये वाला हिस्सा भारी, तो सेंटर ऑफ मास भारी हिस्से की तरफ होगा। तो L/3 आंसर तो बन ही नहीं सकता, L/2 भी आंसर नहीं बनेगा, आंसर L/2 से ज़्यादा होगा, तो या तो आंसर 2L/3 होगा या 3L/4 होगा, इन दोनों में से एक आंसर मिलेगा। अब हम कैसे सेटल करेंगे इसको, अब आप वो समझिए ढंग से। हम क्या करते हैं कि जब नॉन यूनिफॉर्म सेटअप होता है और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे आके एक वेरी स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे जिसकी विड्थ होगी dx और जिसका मास हो जाएगा dm। ठीक, जो मास होगा dm/dx अगर मैं कहूँगा तो यही तो होगा मास पर यूनिट लेंथ, और ये आपको लैम्डा दिया और लैम्डा आपका ax के बराबर। तो अगर मुझे कहीं dm निकालना हुआ तो dm आ जाएगा आपका ax इंटू dx। अब कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एक्सीएम, वो बनता है इंटीग्रेशन x dm ओवर इंटीग्रेशन dm, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें x क्या है, dm क्या, वो समझिए। ये इंटीग्रेशन dm करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, dm सारे टुकड़ों का मास अगर आप जोड़ते चले जाओगे तो नीचे तो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब ऊपर क्या है, तो ये जो x है ये इस dm का x कोऑर्डिनेट है। ये बेसिकली ये है कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इस तरह का जो फॉर्मेट होता है उसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो dm का x कोऑर्डिनेट x है, फिर अगला वाला dm मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, फिर अगला वाला dm मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। तो ये वही चल रहा है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही होता है, एडिशन ही होता है। ठीक है, तो ये उसका इंटीग्रल फॉर्मेट है। तो हम सारी वैल्यू डालते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो ये जो dm मास है इसका x कोऑर्डिनेट x ही है, तो ठीक ही लिखा है हमने। और dm की वैल्यू क्या है, dm की वैल्यू ax dx, और नीचे भी लिमिट्स, नीचे भी क्या जाना है, इंटीग्रेशन dm की वैल्यू क्या है ax dx, और x की लिमिट जो है वो 0 से l, रॉड जो फैली हुई है वो 0 से l लेंथ तक फैली हुई है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और सेटल करेंगे। तो पहले तो a कांस्टेंट है तो वो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। ऊपर जो इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ और लिमिट 0 टू l, और नीचे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 लिमिट 0 टू l। तो ऊपर आ गया आपका l³ और नीचे आ जाएगा आपका l²/2। सो योर आंसर इज 2l/3। तो आपका जो आंसर बना सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आ रही है वो क्या आ रही है, 2l/3। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया 2l/3। क्लियर। अब ये 3l/4 कब आंसर आता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। 3l/4 आंसर तब आता है जब ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ये ax² दी हो। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी अगर क्वेश्चन में कहीं को हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको कहीं और मिल जाए जिसमें लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ ax² होगा। अगर ax² होगा और बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3l/4। तो ax² डाल के आप खुद एक बार पूरा सॉल्व कर लो इसको और आपको आंसर मिलेगा 3l/4। क्लियर।
37 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ढंग से समझना है आपको, ठीक है। इन ए वन डायमेंशनल कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए एंड बी, बी इज स्टेशनरी एंड ए हैज ए मोमेंटम पी बिफोर इम्पैक्ट। डायग्राम बना लेते हैं। ये बिफोर इम्पैक्ट की सिचुएशन है। दो पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल हैं ए और बी, मास दोनों के सेम है, और बी जो था शुरुआत में कहाँ था आपका, रेस्ट में, और ए के पास टकराने से पहले मोमेंटम था पी, ठीक। यानी मास अगर एम हो, वेलोसिटी वी हो, तो मोमेंटम हो जाएगा पी, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इम्पैक्ट वी गिव्स एन इम्पल्स जे टू ए, बी ने ए पे जो इम्पल्स लगाया वो जे है। तो देख ड्यूरिंग इम्पैक्ट का डायग्राम बना लेते हैं। जब इम्पैक्ट हुआ तो इम्पल्स लगाया होगा बी ने ए पे लगाया होगा, ए ने बी पे लगाया होगा। तो बी ने जो ए पे इम्पल्स लगाया है वो आपको दिया है जे। दिस इज इम्पल्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए। तो ए ने बी पे क्या लगाया होगा, तो वो होगा माइनस जे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा। इम्पल्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है, उसकी वैल्यू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है इम्पल्स। तो बी ने ए पे क्या लगाया है, ये ए है, ये बी है। बी ने ए पे क्या लगाया है, जे, तो ए ने बी पे क्या लगाया होगा, माइनस जे। क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी। अब मैं कह रहा हूं कि टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद की सिचुएशन बनाते हैं। मान लिया टकराने के बाद ये हुआ कि ये जो है, ये मान लिया ये v1 वेलोसिटी हो गई इसकी, और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक। इसका मास m था, इसका भी मास m था, ये आफ्टर कोलिजन की बात है। और टकराने से पहले m मास होगा, इसका भी m मास होगा, ये तो रेस्ट में था, और इसकी वेलोसिटी v, और m इंटू वी आपको p के बराबर दिया हुआ। और आपसे पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दो कितना होगा। तो एक इक्वेशन तो हम मोमेंटम की बनाएंगे, ठीक। एक इक्वेशन हम किसकी बनाएंगे, मोमेंटम की। तो मोमेंटम हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, हमें आंसर जे के टर्म्स में चाहिए। तो आप जरा इसको ढंग से समझिए। अगर मैं ई की इक्वेशन लिखूं तो ई जो आपका आने वाला है, यहां बनाते हैं, ई जो आपका आने वाला है, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी है v2 माइनस v1, और अप्रोच की वेलोसिटी है v। ये इक्वेशन बनी। अगर मैं ऊपर नीचे पूरे में मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा mv2 माइनस mv1 अपॉन mv। mv जो है वो p के बराबर है, mv जो है वो किसके बराबर है, p के बराबर। अब mv2 mv1 कैसे निकालेंगे, अब वो समझिए। अगर मैं सिर्फ एक ही इक्वेशन बनाऊं, पूरे सिस्टम की नहीं, क्योंकि अगर पूरे सिस्टम की इक्वेशन बनाएंगे तो j नहीं आएगा। पूरे सिस्टम की इक्वेशन बनाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, तो जे ही अपीयर नहीं होगा। तो हम ए और बी की अलग अलग इक्वेशन बना रहे हैं। तो एक ही अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो जो जे होगा, ए पे लगने वाला जो इंपल्स होगा वो ए के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो ए पे लगने वाला इंपल्स जे है और वो ए के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ए का फाइनल मोमेंटम है mv1 माइनस इनिशियल मोमेंटम है mv। तो यहाँ से आप mv1 की वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ से जो mv1 आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा j प्लस mb p के बराबर है। तो जहाँ mv1 जरूरत होगा वहाँ हम ये डालेंगे, ठीक। अब जरा b की इक्वेशन बनाते हैं। b की जो इक्वेशन होगी, b पे जो लगने वाला इंपल्स है, तो a ने जो b पे लगाया वो j नहीं है, वो माइनस j है, और वो b के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो b का फाइनल मोमेंटम है mv2 माइनस b का इनिशियल मोमेंटम है 0। तो जहाँ mv2 डालेंगे वहाँ हम डालेंगे माइनस j, ठीक है। तो mv2 की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ से ये माइनस j। तो सारी वैल्यू डालते हैं और e निकालने की कोशिश करते हैं कि e क्या बनने वाला है। mv2 की जगह हो गया माइनस j, माइनस mv1 की जगह होगा j प्लस p अपॉन मोमेंटम है p। तो ये क्या आ गया आपका, तो ये आ गया माइनस 2j माइनस p अपॉन p। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका आ रहा है, वो आ रहा है माइनस 2j अपॉन p माइनस 1। तो ये आपका बनेगा एग्जैक्ट आंसर, और कोई भी मैच नहीं करेगा, इसमें करेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये आपका ए पार्ट पे यहाँ लगाइए आप माइनस, और ये आपका आंसर बन जाएगा ए पार्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m moving with a velocity 3i cap plus 2j cap meter per second collides with a stationary body of mass m and finally moves with a velocity of minus 2i cap plus j cap। m और m का रेशियो दिया 1/13। तो कई सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसमें। पहले एक स्टेशनरी बॉडी है कैपिटल M मास की, और उससे एक पार्टिकल आगे हिट कर रहा है।
ठीक, पार्टिकल का मास है स्मॉल एम और बॉडी का मास है कैपिटल एम। शुरुआत में ये कहाँ थी आपकी रेस्ट में, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो दी है वो है आपकी 3i कैप प्लस 2j कैप, इस तरह की ये वेलोसिटी दी है। टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद कह रहे हैं क्या होता है, एंड फाइनली मूव कोलाइड्स विद द स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m एंड फाइनली मूव्स विद द वेलोसिटी -2i कैप प्लस j कैप। और टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है इसकी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है टकराने से पहले, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है -2i कैप प्लस j कैप, ये फाइनल वेलोसिटी है। और इसकी वेलोसिटी ये शुरुआत में कहाँ था, रेस्ट में, और इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं कह देता हूँ v डैश। m और m का रेशियो दिया 1:13, ठीक, अगर ये 1 है तो ये 13 है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये जो है आपका इसका मास कितना हो जाएगा 13। तो कई सारी चीज़ें निकालनी है, एक तो वेलोसिटी निकालनी है m की और इम्पल्स निकालना है। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं। इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो 1 इंटू यू कितना है, वो है 3i कैप प्लस 2j कैप। इनिशियल मोमेंटम तो ये हो गया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो जो 1 वाला मास है उसकी वेलोसिटी हो गई है -2i कैप प्लस j कैप, और जो 13 वाला मास है उसकी वेलोसिटी है v डैश। ये v डैश ही हमको फाइंड करना है। तो ये 3i कैप है, ये -2i कैप इधर आके हो जाएगा 5i कैप, ये 2j कैप है, और ये j कैप इधर आके बचेगा सिर्फ j कैप अपॉन 13। तो ये हो जाएगी उस हैवी वाले मास की वेलोसिटी। तो ये बी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो ही गया। अब जरा ए पार्ट और देख लेते हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अगर मैं इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन कैपिटल एम निकालूं, कैपिटल एम पे लगने वाला इम्पल्स ड्यू टू स्मॉल एम, तो वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का जो फाइनल मोमेंटम होगा तो वो हो जाएगा एम वी डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा उसका 0। एम की वैल्यू है 13 और वी डैश है आपका 5i कैप प्लस j कैप अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल एम पे लगने वाला इम्पल्स आया 5i कैप प्लस j कैप। ये कैपिटल एम पे लगने वाला इम्पल्स है। तो इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम क्या होगा, तो वो इक्वलेंट अपोजिट होता है। अगर कैपिटल एम पे लगाया ये, तो स्मॉल एम पे लग जाएगा इसका अपोजिट, तो स्मॉल एम पे लगेगा माइनस टाइम्स ऑफ 5i कैप प्लस j कैप। क्लियर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा कि हमारे दोनों ही करेक्ट हैं, पहला वाला भी करेक्ट है और दूसरा वाला भी करेक्ट है। ठीक, ये स्मॉल एम आया है, आना भी चाहिए, क्योंकि स्मॉल एम की वैल्यू मैंने 1 मानी है, तो मेरे में स्मॉल एम नहीं आएगा, मैंने स्मॉल एम को स्मॉल एम रखा है तो वहाँ स्मॉल एम आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट, बोथ करेक्ट। क्लियर। A mass of 10 grams moving horizontally with a velocity of 100 centimeter per second strike a pendulum bob of mass 10 grams. Length of the string is 50 centimeter. Two masses stick together. The maximum height they reached by the system now is, maximum height पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों के मास बराबर हैं, एक रेस्ट में एक चल रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाओगे तो ये बनेगा m इंटू वी प्लस 0 इज इक्वल टू, जब दोनों स्टिक हो गए तो मास हो गया 2m इंटू वेलोसिटी v डैश। तो यहाँ से v डैश जो आ जाएगा वो v/2 आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी आ गई, वेलोसिटी थी उसकी 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अभी होगी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। अब कितनी हाइट अटेन करेगा, तो जो हाइट होती है वो आपकी v²/2g होती है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये बनेगा v डैश का स्क्वायर अपॉन 2g। तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g, g की वैल्यू 10। तो ये आपका हो जाएगा 0.125 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.0125 मीटर्स। तो ये आपका आ गया 1.25 सेंटीमीटर, इतनी वो हाइट राइज कर पाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Both the blocks as shown in a given arrangement are given together a horizontal velocity towards the right. आराम से समझना है, एक 1 kg है, एक 2 kg है, दोनों को एक साथ एक ही वेलोसिटी राइट की तरफ दी गई है। क्लियर। ठीक। इफ ACM बी द सब्सिक्वेंट एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक्स, देन ACM कितना होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम अलग से बनाऊंगा, एकदम साफ और बड़ा। ये 2 kg वाला ब्लॉक है और उसके ऊपर ये 1 kg वाला ब्लॉक है, और दोनों को एक ही वेलोसिटी दी है, एक ही आगे की तरफ डायरेक्शन में, इसको भी वेलोसिटी v0 दी है, इसको भी वेलोसिटी v0 दी है।
अब जरा हम फ्रिक्शन फोर्सेज देखेंगे। तो पहली बात, ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे की तरफ लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और वो कितना होगा, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो कितना होगा, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2, और इस यहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तो 30 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपका आ गया वो 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आ गया। F1 मैं कह देता हूँ ये 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक, इतनी बात क्लियर, ठीक। अब 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस बड़े वाले ब्लॉक को क्या करेगा, रिटार्ड कराएगा, तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी तो ऊपर वाला ब्लॉक इस पे आगे स्लिप कर जाना चाहेगा, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लगेगा, पीछे ही लगेगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी पीछे लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे, F2, और उसका रिएक्शन पार्ट नीचे वाले पे कहाँ लगेगा, वो आगे लगेगा, F2, ठीक। अब लेकिन उससे हमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स बन गया। अगर हम उस फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, क्या हो रहा है, तब भी आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दोनों ब्लॉक्स के बीच का इंटरनल फोर्स है, वो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन को, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स वो लगेगा जो ग्राउंड ने लगाया होगा, जो 6 न्यूटन है, ठीक। और पूरे सिस्टम का मास 3 kg है, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आने वाला है ACM, वो आपका आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो पीछे की तरफ आएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। अगला अच्छा क्वेश्चन है और इसको ढंग से समझते हैं। जनरली इसका आंसर कई सारी बुक्स में गलत दिया होता है। एक लैडर है, वो स्मूथ वॉल के अगेंस्ट हमने उसको लीन किया है, एंड इट इज अलाउड टू स्लिप ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर, और फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे स्लिप होने दे रहे हैं, और इसमें पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, उसका जो पाथ होगा वो कौन सा पाथ ट्रेस करेगा सेंटर ऑफ मास, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आप ढंग से देखिएगा इसको, मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे इसको कि क्या इसकी शेप होगी, ठीक। और कई सारी बुक्स में जनरली ये रॉन्ग दिया होता है और इंट्यूशन भी इसका गलत बनता है, ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और मैंने कहा ये पॉजिटिव आपकी वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने इस डायरेक्शन में मानी है, ठीक है, डायग्राम से मैच कराने के लिए, और ये आपकी लैडर है, ये मान लिया आपकी लैडर है, और ये स्लिप कर रही है, ठीक। तो अभी इसने जो एंगल बनाया है यहाँ पे, वो एंगल बनाया है मान लिया इसने थीटा। क्लियर है ये बात आपको? और थीटा टाइम के साथ कम होता चला जा रहा होगा, और हमें इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एल लेंथ मैंने इसकी मान ली है, लेंथ कितनी मान ली मैंने इसकी एल, तो ये लेंथ होगी आपकी L/2, और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा L/2, और ये बनेगा आपका सेंटर ऑफ मास। तो हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, और उससे आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह के पाथ में सेंटर ऑफ मास घूमेगा, ठीक है। तो जरा समझिए आप ढंग से देखिए, अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस हुई, तो ये डिस्टेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर ये L/2 एंगल थीटा है, तो ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो L/2 cos थीटा आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आपका आ रहा है L/2 cos थीटा। क्लियर? अब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। अगर ये वाली लेंथ L/2 है, अगर ये लेंथ L/2 एंगल थीटा है, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो L/2 sin थीटा होगा। तो जो वाई कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा L/2 sin थीटा। अब हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तभी आपको उसके पाथ के बारे में इक्वेशन मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है हमको, तो दोनों के इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 का स्क्वायर, बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आई, इससे आपको पाथ के बारे में पता लगेगा कि ये क्या इक्वेशन है। तो ये है एक सर्कल की इक्वेशन, ठीक, जिसके सेंटर 0,0 है और जिसकी रेडियस L/2 के बराबर है। अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स 11 का याद हो, तो इस सर्कल की इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये खास सर्कल होता था जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते थे और रेडियस r होती थी। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसका सेंटर तो होगा ये ओरिजिन, ठीक, सेंटर तो बनेगा ये इसका ओरिजिन, ठीक, और रेडियस क्या होगी इसकी L/2 के बराबर। तो ये बनेगा सर्कल। तो इसका हमें तो इस क्वाड्रेंट में इसका पाथ पूछ रहे हैं, तो इसका जो पाथ होगा इस क्वाड्रेंट में,
जो इस क्वाड्रेंट में इसका पाथ होगा वो इस तरह की शेप होगी। जनरली बुक्स में इस तरह की शेप दी होती है, ठीक है, और इंट्यूशन ऐसा लगता है कि इस तरह की शेप होगी, जनरली ये दी होती है, ये गलत है। इसका आंसर क्या है बनेगा? बी पार्ट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ये इसका आंसर बनेगा, इस तरह की शेप होगी ये सर्कल, ठीक है, ये इसका पाथ जाएगा इस तरह से, ये इसका पाथ होगा। क्लियर? circular plate of diameter A is kept in contact with square plate of edge A। एक सर्कुलर प्लेट है, इसका डायमीटर A है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका एज, इसकी एज A है। डेंसिटी दोनों मटेरियल की सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो मास किसका ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली मास जो होगा वो स्क्वायर प्लेट का ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते सर्कुलर प्लेट की तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अब इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, बीच में यहाँ पे तब होता है इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जब दोनों बॉडीज का मास सेम होता है। अगर दोनों बॉडीज का मास सेम होता तो इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड में होता। अब सिंस स्क्वायर प्लेट का मास ज़्यादा है तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा स्क्वायर प्लेट के अंदर आ जाएगा, तो इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ मिलेगा आपको। सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल बी इनसाइड द सर्कुलर प्लेट, नहीं इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A circular ring of mass 6 kg and radius A is placed such that the center lies at the origin। ये टू पार्टिकल्स डायग्राम बना लेते हैं पहले। इस तरह की सिचुएशन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई है एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक सर्कुलर रिंग है 6 kg की, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ये इस तरह की रिंग है। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। अब कह रहे हैं टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg ईच आर प्लेस्ड एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सर्किल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, दो पार्टिकल हैं आपके पास, एक पार्टिकल तो हमने रखा है जहां पे सर्किल पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 2 kg, और एक पार्टिकल हमने रखा है जहां सर्किल पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 2 kg, और ये जो रिंग है इसका मास दिया आपको 6 kg। क्लियर? then the angle made by the position vector of the center of mass of entire system with x axis। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका एक्स एक्सिस से एंगल पूछ रहे हैं, तो पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर? तो जो आरसीएम आपका होगा वो बनेगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 है 6 kg और इसका पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन पे है, तो r1 तो आपका 0 हो जाएगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। ठीक, प्लस m2 है 2 kg और इसका पोजीशन वेक्टर होगा, अगर इसकी रेडियस a है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a i कैप। ठीक, प्लस ये जो 2 kg है इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो a j कैप हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स a j कैप अपॉन टोटल मास आपका हो जाएगा 10 kg। तो ये तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, तो 2a कैप 2a i कैप प्लस 2a j कैप अपॉन 10, तो ये बन गया आपका a बाई 5 i कैप प्लस a बाई 5 j कैप। ठीक, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा जिसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट भी उसका a बाई 5 है और y कोऑर्डिनेट भी उसका a बाई 5 है। अब आपसे तो एंगल पूछा गया, सिर्फ एंगल पूछा गया, तो जो tan थीटा होगा वो आपका हो जाएगा y अपॉन एक्स। अब सिंस y और x बराबर हैं तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी थीटा आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? In a gravity-free space, a man of mass capital M is standing at a height h above the floor। डायग्राम बनाएंगे। एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है जैसा भी है, और एक पर्सन है जो कि ग्राउंड से h हाइट पे खड़ा है। तो मान लिया एक पर्सन है और उसके एक हाथ में बॉल है, उसने एक बॉल पकड़ी हुई है, ये पर्सन है। ठीक, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? h हाइट पे, इस तरह से ये ग्राउंड है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो ढंग से समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि थ्रोज ए बॉल ऑफ मास स्मॉल m स्ट्रेट डाउन विद रिस्पेक्ट टू यू। तो पर्सन का मास आपको दिया है कैपिटल M, बॉल का मास दिया है स्मॉल m, और बॉल को उसने फेंक दिया नीचे। तो जैसे ही बॉल को नीचे फेंकेगा तो पर्सन कहाँ जाएगा? ऊपर।
लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी हाइट पे बना रहेगा, सेंटर ऑफ मास इसी लोकेशन में बना रहेगा, क्योंकि बॉल को फेंकने में इंटरनल फोर्सेज आए हैं। इंटरनल फोर्सेज सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में बना रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास तो इसी लेवल पे ही बना रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं व्हेन द बॉल रीचेज द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर। जब बॉल ये ग्राउंड तक पहुंचेगी तो पर्सन कितना ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो जब बॉल ग्राउंड तक पहुंचेगी, एच नीचे आएगी, तब मैंने मान लिया कि पर्सन ऊपर पहुंच गया, वाई पर्सन यहां पहुंच गया। तो कंसेप्ट ये चलेगा कि m1 r1 इजक्वल टू m2 r2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वहीं बना हुआ है। तो स्मॉल m इंटू एच इजक्वल टू कैपिटल M इंटू वाई। तो पर्सन कितनी हाइट और बढ़ गया ऊपर, तो आ जाएगा स्मॉल m h अपॉन कैपिटल M, इतनी हाइट पर्सन और चला जाएगा। ठीक, लेकिन आपसे पूछिए ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी होगी, तो पर्सन की जो ग्राउंड से टोटल हाइट होगी वो हो जाएगी h प्लस वाई। सो इट इज h प्लस वाई कितना, तो y है स्मॉल m h अपॉन कैपिटल M। तो h अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर?